हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीके स्मार्ट स्टडी विद संजय में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने भारत के संवैधानिक विकास का प्रथम चरण कंपनी के अधीन शासन में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट को कवर किया था। आज हम इस क्लास में इससे आगे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चार्टर अधिनियम 1793 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया वह कानून था जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बनाए गए चार्टर अधिनियम 1773 में संशोधन किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को आगामी 20 वर्षों तक भारत और पूर्वी देशों में व्यापार करने की छूट मिली। जैसे ही चार्टर अधिनियम की अवधि पूरी होती उसे 20 वर्षों के लिए संसद में कानून पारित करके आगे बढ़ा दिया जाता था। यह सिलसिला लगभग 1853 ईस्वी तक चलता रहा। तो इसमें 1793 का चार्टर, 1813 का चार्टर, 1833 का चार्टर और 1853 का चार्टर एक्ट देखने को मिलता है। अब इन सभी चार्टर एक्टों में 20 वर्ष का हमें गैप देखने को मिलता है। तो हर बार 20 वर्ष पूरे होने से पूर्व ही इन अधिनियमों को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है ना। अब हम देखेंगे चार्टर अधिनियम 1793 के मुख्य प्रावधान और उसकी विशेषताएं। चार्टर अधिनियम 1793 को ब्रिटिश संसद द्वारा 1793 ईस्वी में पारित किया गया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए था। पहली बात। दूसरा, इसमें इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। ठीक है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्षों के लिए इसमें बढ़ाया गया। और क्या इसमें प्रावधान था? ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की वेतन प्रणाली में बदलाव किया गया। जहां पहले अधिकारियों और बोर्ड सदस्यों को वेतन ब्रिटिश राजकोष से मिलता था, वहीं चार्टर अधिनियम 1793 के पारित होने के बाद यह भारतीय राजकोष से दिया जाने लगा। अब इस अधिनियम की क्या खासियत रही कि इसमें ब्रिटिश राजकोष की जगह भारतीय राजकोष से कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन दिया जाने लगा। क्यों दिया जाने लगा? क्योंकि चार्टर अधिनियम 1793 के द्वारा वेतन प्रणाली में बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि ब्रिटिश राजकोष से वेतन आने में समय लगता था। इस कारण भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था। तो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ब्रिटिश राजकोष के स्थान पर भारतीय राजकोष से वेतन दिया जाने लगा। तो यह प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश राजकोष की जगह भारतीय राजकोष से कंपनी के अधिकारियों को, कर्मचारियों को वेतन दिया जाने लगा। तो 1793 का चार्टर एक्ट। तो यह था हमारा 1793 का चार्टर एक्ट। अब हम देखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट जो इसके ठीक 20 वर्ष बाद में आता है। चार्टर अधिनियम 1813। यह एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को 20 वर्ष के लिए आगे बढ़ाने के लिए लागू किया गया था। 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम ने संचालन की अवधि 20 वर्ष निर्धारित की। इस अवधि के अंत से पहले ही कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को खत्म करने के लिए इंग्लैंड में जोरदार आंदोलन शुरू हो गया था। इस समय ब्रिटेन नेपोलियन बोनापार्ट के साथ जीवन और मृत्यु के संघर्ष में लगा हुआ था। ब्रिटेन के आर्थिक आधार को नष्ट करने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट ने महाद्वीपीय व्यवस्था
कॉन्टिनेंटल सिस्टम की शुरुआत की और यूरोपीय बंदरगाहों में ब्रिटिश माल के प्रवेश को रोक दिया। इसलिए आंदोलनकारियों की मांग थी कि अन्य व्यावसायिक कंपनियों को भी भारत में व्यापार करने का समान अधिकार दिया जाए। अब हम देखेंगे 1813 के चार्टर एक्ट की विशेषताएं। क्या क्या इसमें विशेषताएं थी? तो इसमें पहली विशेषता थी कि कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जैसा कि मांग की जा रही थी अन्य व्यापारियों द्वारा और अन्य कंपनियों के द्वारा कि भारत और पूर्वी देशों में हमें भी व्यापार करने का अधिकार दिया जाए, तो ब्रिटिश सरकार ने 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि क्या इसे पूर्णतया समाप्त कर दिया गया या फिर आंशिक रूप से समाप्त किया गया। कहने का हमारा यह तात्पर्य है कि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। अर्थात ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त न करके आंशिक रूप से समाप्त किया और अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार था और भारत में चाय के व्यापार का एकाधिकार था। ठीक है ना। तो यह हमें ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। 1600 में जब से अंग्रेज भारत आए थे तब से ब्रिटिश सरकार ने भारत और बाकी पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही दिया था। अर्थात कोई दूसरी ब्रिटिश कंपनी इन क्षेत्रों में व्यापार नहीं कर सकती थी। ब्रिटिश सरकार ने चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के इन क्षेत्रों में व्यापार करने के अधिकारों को कम कर दिया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार कर सकती थी। इस कारण अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा दूसरे ब्रिटिश व्यापारी और कंपनियां भी भारत और बाकी के पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते थे। तो यह हमें ध्यान रखना है कि पहली बार भारत और पूर्वी देशों में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी दूसरे ब्रिटिश व्यापारी और कंपनियां भी भारत के साथ व्यापार कर सकते थे। नेक्स्ट इसमें देखते हैं। पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। इसके तहत 1823 में एक कमेटी बनाई गई। कमेटी का क्या नाम था? जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। यह एक कमेटी थी जो 1823 में बनाई गई, लगभग ठीक 10 वर्ष बाद। इसमें 10 अंग्रेज सदस्य थे। इस कमेटी में 10 अंग्रेज सदस्य थे जिनमें प्राच्यविद और आंग्लविद दोनों मतों के विद्वान थे। तो यहाँ से हमें प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किस एक्ट के माध्यम से किया गया? तो वहाँ पर हमारा आंसर होगा 1813 का चार्टर एक्ट। दूसरा इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीयों की शिक्षा पर किस प्रकार से पैसे खर्च किए जाएंगे, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई। वह कमेटी कब बनाई गई और उस कमेटी का क्या नाम था?
तो वह कमेटी 1823 में बनाई गई और उस कमेटी का नाम जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन था। उसमें कितने सदस्य थे? तो उसमें 10 सदस्य थे, जिनमें प्राच्यविद और आंग्लविद दोनों मतों के विद्वान थे। और इन दोनों मतों के विद्वानों में भारतीयों की शिक्षा के माध्यम को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ से ये पूछ लेता है कि प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद किस एक्ट से संबंधित है? तो यह 1813 के एक्ट से संबंधित है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। अदालतों की शक्तियों को भी बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा अदालतों की शक्तियों को भी बढ़ा दिया गया। पहले सिर्फ भारतीयों पर ही मुकदमे चलाए जाते थे, परंतु अब भारत में रहने वाले यूरोपीय ब्रिटिश पर भी मुकदमे चलाए जा सकते थे। तो यह ध्यान रखना है, अदालतों की शक्तियों को बढ़ाया गया और भारतीयों पर मुकदमे चलाए जाते थे, लेकिन अब यूरोपीय ब्रिटिश पर भी मुकदमे चलाए जाएंगे। तो 1813 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ईसाई मिशनरी जो भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, उन्हें भी अब चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दे दी गई। तो यह हमें याद रखना है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार प्रसार की अनुमति किस एक्ट के द्वारा दी गई? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा दी गई। तो यहाँ से सीधा प्रश्न हमें पूछा जाता है। नेक्स्ट इसमें, कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश राज की संप्रभुता को भारतीय राज्य क्षेत्र पर सुदृढ़ किया गया? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। अन्य में कोई बदलाव नहीं किया गया। जो जैसा कार्य संभाल रहा था वो वैसा ही कार्य इस एक्ट के बाद भी संभाल रहा था। कहने का तात्पर्य है कि जो कंपनी की अन्य बॉडीज थी, जैसे किंग्स की कार्यकारी परिषद थी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। कंपनी का नियंत्रण अभी भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास था, जो राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को संभाल रहे थे। ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि अन्य कोई भी बदलाव नहीं किया गया था। जो जैसा कार्य संभाल रहा था वो वैसा ही कार्य इस एक्ट के बाद भी संभाल रहा था। तो यह था हमारा 1813 का चार्टर एक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। हम आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी और आप इससे बहुत लाभ उठाएंगे। और साथ ही क्लास के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको हमारी क्लास और कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।